काफी दिन बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 15 अगस्त को लाल किले पर दिखे, जहां पे उन्होंने लगभग पौने 2 घंटे का भाषण दिया। हम सब लोगों की इस बार उम्मीद कुछ ऐसी थी कि शायद मोदी जी कुछ अलग तरह का इस बार भाषण देंगे, क्योंकि उनके पास इस बार पार्लियामेंट में मेजॉरिटी नहीं है और सबको साथ लेके चलना है। तो ऐसा माना जा रहा था कि इस बार प्रोपेगेंडा थोड़ा कम रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम सबको निराशा ही हुई उनका भाषण सुनकर। 2-3 राज्यों के चुनाव अब सर पर हैं, लेकिन इस बार मोदी जी आपको चुनावी प्रचार करते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब वो भाषण दे रहे थे तो दिमाग में कहीं ना कहीं झारखंड का चुनाव की तो बात चली रही थी। उन्होंने झारखंड के ट्राइबल एक्टिविस्ट, जो बहुत ही फेमस एक्टिविस्ट रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, बिरसा मुंडा जी का जिक्र किया। और उन्होंने बिरसा मुंडा जी को भगवान बिरसा मुंडा कहकर एड्रेस किया। लेकिन कहीं पर कुछ गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि जब आप इतने बड़े व्यक्ति का आप रेफरेंस दे रहे हैं, तो कहीं आपको फैक्ट्स पढ़कर आना चाहिए। यहाँ पर गलती शायद मोदी जी के स्पीच राइटर्स की है। मोदी जी ने अपने भाषण में ये कहा कि बिरसा मुंडा जी 1857 की जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, उससे पहले ही अंग्रेजों से लड़ते आए थे। हालांकि बिरसा मुंडा जी का जन्म 1875 में हुआ और वो 24 साल की आयु में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। 15 अगस्त की इस बार स्पीच सुनकर मोदी जी से काफी निराशा हुई और दुख भी हुआ। वो काफी कंफ्यूज से नजर आ रहे थे, थके हुए नजर आ रहे थे, और उनका जो पुराना रूप था उसके आसपास वो बिल्कुल भी नजर नहीं आए। और मोदी जी का जो ये मेंटल और फिजिकल स्टेट है, उसका असर हमारी जो बीजेपी की प्रेजेंट सरकार है या एनडीए की, उस पर सीधा सीधा असर होते हुए दिख रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार किस तरह से दिशाहीन होती जा रही है, इसका उदाहरण आपने लोकसभा के बजट बजट सेशन में देख ही लिया था। अब आखिरी दिन जब सेशन था, शायद उसी दिन ये वक्फ बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। लोकसभा में इस बिल को स्पीयरहेड कर रहे थे हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू। उन्होंने सुबह ये कहा कि हम ये बिल लोकसभा में पास करा लेंगे, क्योंकि वहां पर एनडीए की मेजॉरिटी है। लेकिन दोपहर बाद जब वो दोबारा आए संसद में, तब उन्होंने ये बिल के बारे में कहा कि हमने इसे पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया है। ये केवल ये दिखाता है कि सरकार का अपने पार्टनर्स के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक और बिल की मैं यहाँ जल्दी से बात कर दूं, ब्रॉडकास्ट बिल, जो कि सरकार ने कुछ सेलेक्ट स्टेक होल्डर्स को ये भेजा था। ये कौन से स्टेक होल्डर हैं, उसकी लिस्ट आज तक नहीं आई है। ये बहुत ही ड्रैकोनियन बिल है, खतरनाक बिल है। इसमें हम और आप जैसे सोशल मीडिया यूजर्स और यूट्यूब और ओटीटी प्लेटफॉर्म के जो भी इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स हैं, जो कंटेंट बनाते हैं, उनको रेगुलेट करने का ये बिल सरकार लाना चाहती थी। लेकिन किसी वजह से सरकार ने फिर से ये चुपचाप विथड्रॉ कर लिया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो दोबारा इसे लेके नहीं आ सकते हैं। तो खतरा अभी बना हुआ है। तो एक कंफ्यूज सरकार, एक डरी हुई सरकार अपने को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। आज के इस एपिसोड में मैं दो चीजों का उल्लेख करूंगा। सबसे पहला है कि महंगाई को लेकर, खास करके जो खाद्य पदार्थों पर जो महंगाई आजकल चल रही है, उसको लेकर मोदी सरकार कितनी परेशान है। वो इतनी परेशान हो रहे हैं कि वो महंगाई को नापने का फॉर्मूला ही बदल देना चाह रहे हैं, और वो भी चुपचाप, बगैर किसी को बताए हुए। जब नेता या लीडर कंफ्यूज हो जाता है, तो पूरी गवर्नेंस डायरेक्शनलेस हो जाती है। इसका एक सीधा उदाहरण है हमारा रेल मंत्रालय। मैं उसका भी आज आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा, जिससे आप खुद ही समझ लेंगे कि रेल मंत्रालय आज उसकी क्या हालत हो गई है।
और 17 अगस्त को जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी हाल ही में फिर से एक खबर आई है कि कानपुर के पास साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हो गई है। 7 अगस्त 2024 सीएनबीसी टीवी 18 पर ये ब्लूमबर्ग की खबर है। शायद आप में से ज़्यादा लोगों ने ये देखी नहीं हो या ध्यान नहीं दिया होगा। इस खबर में ये लिखा है कि भारत सरकार एक पैनल का गठन करने जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, और उनका ये काम है कि वो देश का जो महंगाई का इंडेक्स है, जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, उसका अध्ययन करें, और जो वेटेज उन्होंने फूड कैटेगरी को दिया हुआ है, उसको कम करें, जिससे कि सीपीआई या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो बढ़कर दिखता है, वो नीचे आ जाए। फिलहाल सीपीआई में जो वेटेज है फूड का, वो 45.86% है, आधे से थोड़ा कम। और ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इसको 8 परसेंटेज पॉइंट से कम करना चाहती है, यानी कि इसको 37% के आसपास लाना चाहती है। इस ग्राफ में मैंने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और फूड इन्फ्लेशन इंडेक्स ये दोनों प्लॉट किए हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फूड इन्फ्लेशन मिलाकर दिया जाता है। ये डेटा जनवरी 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक का है, लगभग 1.5 साल का। एक बात यहाँ पर नोट करने वाली है कि फूड इन्फ्लेशन इंडेक्स जो यहाँ मैंने पीले कलर की लाइन में दिखाया है, ये हमेशा पिछले 1.5 साल में सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से ज्यादा ही रहा है। तो ये एक चिंता का विषय मोदी सरकार के लिए बना रहा है। फूड प्राइसेस कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन फूड का जुलाई 2023 में था, ये 10.5% हो गया था। उस समय हमारा इन्फ्लेशन 7.4% था। उसके बाद आप देखेंगे कि निरंतर फूड इन्फ्लेशन 7, 7.5%, 8 इसके आसपास बना हुआ है, और सीपीआई 5, 5.5 के आसपास बना रहा है। अभी जुलाई में एकदम से फूड इन्फ्लेशन 5% पर नीचे आया, तो उसका इफेक्ट आप हमारे इन्फ्लेशन पर देखेंगे, वो 3.5% गिर गया। तो इसका सीधा मतलब है कि फूड इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है हमारी सीपीआई को डिटरमिन करने के लिए या डिफाइन करने के लिए। एक संवेदनशील सरकार का कर्तव्य होता है कि वो बैठकर खाद्य पदार्थों पर जो महंगाई चल रही है उसको कम करने के प्रयास करते, उसको स्टडी करते और क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन तभी होता है जब किसी चीज की शॉर्टेज होती है। तो जिन जिन चीज की शॉर्टेज है हमारे देश में खाने की चीजों की, उस पर महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है, जिससे मध्यम वर्ग हमारा, लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग परेशान हैं। लेकिन मोदी जी हैं। उन्हें रियलिटी से कोई मतलब नहीं, असलियत से नहीं। उन्होंने ये फिगर देखा और ये बोला कि किसी तरह इस पीली लाइन को नीचे ले आओ। यानी कि महंगाई जैसी मर्ज़ी हो, लेकिन डेटा इस तरह से दिखाओ कि महंगाई कम लगने लगे। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जहाँ तक खाद्य पदार्थों का सवाल है, फूड इन्फ्लेशन का, तो ये फूड इन्फ्लेशन हमारे गाँव में ज़्यादा है। गाँव में फूड एंड बेवरेजेस का इन्फ्लेशन 5.47% है, ये जुलाई 2024 का डेटा है, और अर्बन इन्फ्लेशन 4.46 है। लगभग 1% प्राइसेस हमारे गाँव में खाने की चीज़ों की बढ़ती जा रही हैं। तो हमारे गाँव में रहने वाले लोग जो ज़्यादातर गरीब होते हैं, उनकी परेशानियाँ निरंतर बनी रहेंगी, और शहरों से ज़्यादा उन पर अफ़ेक्ट हो रहा है। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स निकालने के लिए हमारी सरकार ने 6 मेजर कैटेगरीज डिफाइन की हैं। सबसे पहला है फूड एंड बेवरेजेस, जिसको वेट दिया है 45.86% का। उसके बाद पान टोबैको इंटॉक्सिकेंट्स, ये कैटेगरी है। क्लोथिंग एंड फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, और अन्य सभी मिसलेनियस एक ग्रुप है। मिसलेनियस ग्रुप का वेटेज है 28.31%। तो सबसे बड़ा बॉक्स यहाँ पर फूड एंड बेवरेजेस का है। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि अगर खाने या खाद्य पदार्थ की प्राइस बढ़ती है,
उससे अफेक्ट कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स पर सबसे ज्यादा पड़ता है। तो मोदी सरकार ये चाहती है कि फूड एंड बेवरेजेस का जो इंडेक्स है वो 45.86% से घटा दिया जाए। यहाँ पर मैंने एक एक्सपेरिमेंटेशन किया है। मैंने 8% पॉइंट से फूड एंड बेवरेजेस का वेट घटा दिया है और वो अन्य जगह एडजस्ट किया है। चलिए इससे देखते हैं क्या होता है इन्फ्लेशन इंडेक्स पर। ऐसा करने से सीधे सीधे फूड एंड बेवरेजेस इन्फ्लेशन एकदम से नीचे आ जाता है। 8.36 की जगह वो 7.38 और 7.7 के बीच में आ जाता है, डिपेंडिंग के हम वेट्स दूसरी जगह कैसे एडजस्ट करते हैं। और जनरल इन्फ्लेशन ये 5% के नीचे आ जाता है। अगर बेस्ट केस लेंगे तो ये 3.5% से 4 के बीच में भी आ जाता है। तो नंबर्स का जोड़ तोड़ कुछ इस तरह से किया जा रहा है कि फूड इन्फ्लेशन या महंगाई अपनी जगह बनी रहेगी, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो 3.5-4% पर आ जाएगा, जिससे हमारा जो जीडीपी है ग्रोथ रेट वो भी ज्यादा दिखने लगेगी और दुनिया में हमारी वाहवाही हो जाएगी। हम शायद तीसरे नंबर की इकोनॉमी और जल्दी बन जाएंगे। अब मैं आज के दूसरे टॉपिक पर बात करूंगा। ये है रेल मंत्रालय को लेकर, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड इस समय दिख रहा है। रेल हादसे हर हफ्ते हो रहे हैं। अश्विनी वैष्णव जी कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं और ये भी नहीं बता रहे कि इन हादसों को कम करने के लिए रेलवे का क्या प्लान है। मैंने अभी 2 हफ्ते पहले एक एपिसोड किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि किस तरह से धीरे धीरे पिछले 2-3 सालों में रेलवे ने सेकंड क्लास स्लीपर के जो डिब्बे हैं वो मेल एक्सप्रेस ट्रेन में, सुपरफास्ट ट्रेन में बहुत कम कर दिए हैं। उसकी जगह 3 टायर एसी के डिब्बे लगा दिए गए थे। एज अ रिजल्ट क्राउडिंग होने लगी, रिजर्व डिब्बों में अनरिजर्व पैसेंजर्स भरने लगे और इसको लेकर काफी ज्यादा ये चर्चा बनी रही है और अश्विनी वैष्णव इस बारे में भी कुछ नहीं बोलते हैं। 9 जुलाई 2024 को इकोनॉमिक टाइम्स में ये खबर जरूर छपी है कि भारतीय रेल अब 10,000 नॉन एसी कोचेस मैन्युफैक्चर करेगा अगले 2 साल के अंदर। अब ये एक तरह का यू टर्न है। पहले तो आपने 2-3 सालों में सारे एसी नॉन एसी कोचेस गाड़ियों से हटा दिए। फेयर्स इतने ज्यादा हो गए, किराए इतने ज्यादा हो गए कि हर कोई 3 टायर एसी का किराया नहीं दे सकता। तो वो लोग बगैर टिकट लिए हुए रिजर्व कंपार्टमेंट्स में घुसने लगे। तो ये सारा जब खेल बैकफायर कर गया तो अब आप वापस जाके नॉन एसी कोचेस फिर से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बाहर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मोदी सरकार का पूरा ध्यान या अटेंशन केवल वंदे भारत गाड़ियां चलाने में ही लगा हुआ है। 5 अगस्त 2024 को कुल 51 वंदे भारत 51 वंदे भारत रेक्स सर्विस में थे, जो मिलकर 102 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, यानी कि अप डाउन की सर्विसेज। पहली वंदे भारत ट्रेन आपको याद होगा पर 15 फरवरी 2019 को चली थी दिल्ली और वाराणसी के बीच में और प्रधानमंत्री ने उसका इनॉग्रेशन किया और उसके बाद हर वंदे भारत ट्रेन का प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन किया। और ये भी कहा गया था उस समय कि हमारे देश में 2047 तक 4,500 वंदे भारत गाड़ियां चलने लगेंगी। और रेलवे का ये भी प्लान है कि वंदे भारत सर्विसेज धीरे धीरे शताब्दी एक्सप्रेसेस जो चल रही हैं उनको रिप्लेस कर देंगे। जनवरी 2023 में भारतीय रेल की तरफ से ये अनाउंसमेंट आया कि जल्द ही 478 478 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने लगेंगी, जिसमें से 200 ट्रेन स्लीपर टाइप की होंगी। लेकिन फिर अभी 3-4 दिन पहले ये भी खबर आई प्रेस में कि रेलवे ने 100 वंदे भारत ट्रेन जो आगे बननी थी उनका टेंडर कैंसिल कर दिया है। खबर जो प्रेस में छपी है वो ये है कि प्राइस मैच नहीं हो पाई थी। जो वेंडर था एल्स्टॉम, उसके द्वारा लगभग 10 करोड़ प्रति गाड़ी वो ज्यादा मांग रहे थे। 200 गाड़ियों का ये 2,000 करोड़ रुपया बन जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मोदी जी चाहते ये 200 गाड़ियां चलें
तो ये 10 करोड़ प्रति गाड़ी का प्राइस डिफरेंस कुछ भी नहीं होना था, ये ऑर्डर दे दिया जाता। लेकिन कहीं पे कोई इश्यू ज़रूर आ रहा है और एक ऐसा इश्यू केरला कांग्रेस ने भी ये पॉइंट आउट किया है। केरला कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से मैंने ये डेटा लिया है। इसमें उन्होंने वंदे भारत की राइडरशिप की स्टैटिस्टिक्स दी है 7 मई से 13 मई 2024 का। मैं आपको डिटेल में ये टेबल दिखाऊंगा, बट ये जो हरा फिगर्स आपको दिख रहे हैं, ये वो दिन है जब वंदे भारत की सीट्स नहीं भरी हैं और लाल में आप देख रहे हैं जहाँ पे सीट्स फुल हैं और वेट लिस्ट दिखाई गई है। और टेक्स्ट में केरला कांग्रेस ने कहा है कि हम वंदे भारत का जो बबल है उसको यहाँ पर प्रिक कर रहे हैं। हमारे हिसाब से वंदे भारत की ऑक्यूपेंसी 50% से ज्यादा नहीं है। ये डेटा उन्होंने आईआरसीटीसी की रिजर्वेशन साइट से लिया है, ऐसा उनका क्लेम है। उसी टेबल को मैं यहाँ जूम कर दिखा रहा हूँ। सबसे ऊपर है विशाखापट्टनम सिकंदराबाद वंदे भारत। 7 मई 349 सीट्स वेकेंट हैं। उसके बाद 500 के ऊपर सीट वैकेंसी दिखा रहा है। ये डेटा एक्चुअली उन्होंने 7 मई जिस दिन ट्रेन चलनी थी उस दिन के लिए ये कंपाइल किया है, यानी कि जिस दिन वो ट्रेन चलने लगी है 350 सीट्स उसमें वेकेंट है। भोपाल नई दिल्ली शताब्दी 426 सीट्स वेकेंट है। इसी तरह उन्होंने कई सारी वंदे भारत का यहाँ डेटा दिया हुआ है और कुछ वंदे भारत ऐसी हैं जो पूरी फुल नजर आ रही हैं और वेट लिस्ट भी चल रही है। स्वाभाविक है कि अश्विनी वैष्णव ने इस पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं भी कांग्रेस की झूठ का बबल यहाँ प्रिक कर रहा हूँ। 7 मई को वंदे भारत ट्रेन की ऑक्यूपेंसी 98% थी, 98% थी और उन्होंने कहा कि साल 2024-25 में अभी तक ये 103% इसकी ऑक्यूपेंसी चल रही है। लास्ट की 2 स्लाइड दिखाकर मैं आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर खत्म करूंगा। ये डेटा मैंने लिया है आईआरसीटीसी की रिजर्वेशन साइट से। अगस्त 27 2024 की अगर आप बुकिंग करेंगे अजमेर शताब्दी की दिल्ली कैंट से तो ये डेटा आपको दिख जाएगा। मैंने ऐसा ही किया है। यहाँ पे अजमेर शताब्दी का जो फेयर आता है चेयर कार का वो 825 रुपए है, जिसमें 125 रुपए कैटरिंग वो ऑप्शनल है। और उसी रूट पर वंदे भारत जो चल रही है उसका फेयर है 1250, इसमें 250 रुपए का कैटरिंग ऑप्शन है। यानी कि वंदे भारत फेयर शताब्दी से ज्यादा ही होते हैं और शायद इसी वजह से पैसेंजर्स पहले शताब्दी प्रेफर करते हैं कि वही डिस्टेंस वो अच्छी गाड़ी में, शताब्दी भी अच्छी गाड़ी है, उसकी भी स्पीड वंदे भारत जितनी है वो उसमें चले जाते हैं। लेकिन अभी हाल में पिछले 1 हफ्ते में मैंने ये देखा है कि कुछ सेक्शंस पर शताब्दी और वंदे भारत के फेयर में अदला बदली की गई है। दिल्ली चंडीगढ़ वंदे भारत चेयर कार 20 अगस्त 2024 को अगर आप बुक करने जाएंगे तो आपको ये फेयर वंदे भारत का 950 रुपए दिखेगा। उसी रूट पर शताब्दी का फेयर 935 है। दिल्ली लखनऊ सेक्शन पर वंदे भारत चेयर कार 1245 रुपया फेयर दिखा रहा है और शताब्दी उसी रूट पर 1240 रुपए का फेयर दिखा रही है। तो अब वंदे भारत एक्सप्रेस के फेयर्स नीचे लाके शताब्दी के बराबर किए गए या शताब्दी एक्सप्रेस के फेयर बढ़ाकर वंदे भारत के बराबर किए गए, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, ये पता नहीं है मेरे को डेटा। मोस्ट प्रॉब्ली शताब्दी का फेयर बढ़ा के वंदे भारत के बराबर किया गया है। तो रेल मिनिस्ट्री में कुछ ना कुछ चल ही रहा है और जो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, हम लोगों को नहीं बताया जा रहा है। जो भी खबर मिलती है वो एक न्यूज आइटम की तरह से हमारे तक आ रही है। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगला एपिसोड लेके मैं फिर हाजिर होऊंगा कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।